हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत अपनी आंखें बंद कर सुहाना के हाथ के छुअन को महसूस कर रहा था। तभी सुहाना को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। उसने अपनी अपनी नज़र उठाकर विक्रांत की तरफ देखा, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया। वो तो उसी तरह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वह मन ही मन बोली, सुहाना पागल लड़की, ये क्या कर रही थी तू? तू ऐसे कैसे कर सकती है सुहाना? वही जब विक्रांत को महसूस हुआ कि सुहाना ने अपना हाथ हटा लिया, तो उसने अपनी आंखें खोलकर सुहाना की तरफ देखा, जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी हुई थी। विक्रांत समझ गया कि सुहाना अब उससे शर्मा रही है, जिसका एहसास होते ही विक्रांत के होठों पर स्माइल आ गई। उसने पीछे से सुहाना की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब सुहाना की पीठ विक्रांत के सीने से लगी हुई थी। विक्रांत सुहाना की गर्दन को चूमते हुए बोला, क्या हुआ? अपने ही पति को ऐसे देखकर शर्म आ रही है? सुहाना विक्रांत की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं आ रही शर्म, और मुझे छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। विक्रांत साड़ी के पल्लू के अंदर अपना हाथ ले जाकर सुहाना के डॉट डॉट को सहला रहा था, जिससे सुहाना की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ रही थी। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वह विक्रांत की पकड़ से छूटने के लिए और भी ज़्यादा मचलने लगी। विक्रांत ने झटके से उसे पलटा और उसकी में हाथ रख उसे खुद के बहुत करीब कर लिया और उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, रात को मेरी बात अभी अधूरी रह गई थी, तो सोच रहा हूँ उसे अभी पूरा कर लूँ। सुहाना आंखें बड़ी कर विक्रांत को देखने लगी और बोली, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करोगे? तो विक्रांत ने कहा, बेबी, मैं वह सब नहीं करूँगा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ करूँगा जिसे तुम रोक नहीं सकती। कहते हुए विक्रांत उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वो उसके होठों को छू पाता उससे पहले ही रूम का डोर लॉक हो गया। सुहाना ने जल्दी से विक्रांत को धक्का दिया और यह कहते हुए डोर की तरफ बढ़ गई कि शायद दादी ने मुझे नीचे बुलाने के लिए मैड को भेजा होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। सुहाना ने डोर ओपन किया तो वाकई में बाहर मैड खड़ी हुई थी, जो उसे ही बुलाने के लिए आई थी। सुहाना ने पलटकर एक बार फिर विक्रांत को देखा और चली गई। विक्रांत ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या यार, क्या है ये? जब देखो कोई ना कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ ही जाता है। मुझे लगता है अपनी बीवी के साथ रोमांस करने के लिए मुझे अपनी बीवी को ही करना होगा। सुहाना जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही थी। अभी वह नीचे की सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी उसकी टक्कर ऊपर आती हुई सुधा बुआ से हो गई। सुधा बुआ एकदम से फर्श पे जा गिरी। सुहाना हैरानी से देखने लगी। अभी वह कुछ कहती तभी सुधा बुआ उस पर चिल्लाते हुए बोली, लड़की, आंखें हैं कि बटन देखकर नहीं चल सकती क्या? मेरी कमर तोड़ डाली तुमने। सुधा फर्श पर बैठे हुए सुहाना को कोसे जा रही थी। वही सुहाना हड़बड़ाहट में उसके पास आई और उन्हें फर्श से खड़ा करने की कोशिश करते हुए बोली, सॉरी सॉरी आंटी जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वह गलती से हो गया। अच्छा, आप सही तो है ना? मतलब आपकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी ना? वो क्या है ना कि बुढ़ापे में अगर हड्डियाँ टूट जाए तो जुड़ती नहीं है आसानी से। सुधा ने जब यह सुना कि सुहाना उसे इन डायरेक्टली बुढ़िया कह रही है, तो उसका पारा एकदम से हाई हो गया। वह सुहाना का हाथ झटकते हुए बोली, बुढ़िया किसको बोल रही हो तुम? अभी मेरी उम्र ही क्या है, तुमसे 4 से 5 साल की बड़ी होंगी मैं। सुहाना ने अजीब नज़रों से उसे देखा, जैसे किसी अजीब प्राणी को अपने सामने देख रही हो। कभी उसके कान में एक और आवाज़ आई, जो शिवानी की थी, चलो माफ़ी मांगो मेरी बड़ी माँ से। जानती नहीं हो कि यहाँ की इम्पोर्टेंट पर्सन है और तुम्हारी मालकिन भी। अभी माफ़ी मांगो वरना इस घर से और तुम्हारी नौकरी से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। शिवानी ने उसके पास आते हुए कहा। शिवानी सुहाना को इस घर की नौकरानी समझ रही थी। उन दोनों को ही विक्रांत और सुहाना की शादी के बारे में नहीं पता था। सुहाना ने अब शिवानी की तरफ देखकर मन ही मन कहा, अब यह आइटम कौन है
हे भगवान, ये कैसे अजीब अजीब प्राणियों से मिलवा रहे हो मुझे। जब सुहाना ने शिवानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो गुस्से से शिवानी ने उसकी बाह पकड़ी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी मेरी बड़ी माँ से माफ़ी मांगो। और तुम जानती नहीं हो कि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ और मेरे एक इशारे पर तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए अपनी नौकरी प्यारी है तो अभी के अभी माफ़ी मांगो। शिवानी के ऐसे चिल्लाने से अब सुहाना का पारा हाई हो रहा था। उसने झटके से अपनी बाह छुड़ाई और अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुम इस घर की होने वाली बहू हो वाकई में? तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किससे शादी होने वाली है तुम्हारी? सुहाना के सवाल पर शिवानी ने घमंड से कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। फिलहाल के लिए जो काम कहा है वह काम करो। तो सुहाना ने भी फुल एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं करूँगी तो तुम मुझे धक्का देकर इस घर से बाहर निकाल दोगी। लेकिन फिर सोचा कि मेरा पति तुम्हारा क्या हाल करेगा। शिवानी ने अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारा पति? तो क्या तुम्हारा पति भी यहाँ नौकर है? तो सुहाना फेक स्माइल के साथ कहा, नहीं, वो यहाँ नौकर नहीं है, पर तुम जैसी 3600 को अपने नौकर बनाकर रख सकते हैं। सुहाना के ऐसे बोलने पर सुधा को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये लड़की, मेरी बेटी से ऐसे बात करने की औकात नहीं है तेरी। चल निकल इस घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहते हुए सुधा ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बाहर की तरफ खींच कर ले जाने लगी। सुहाना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। अभी एक दो सीढ़ियों से गिरी हो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सीधा ऊपर तक घसीट कर ले जाऊंगी और वहां से धक्का दे दूंगी। फिर उसका मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए, वैसे जानती है ना, आपकी हड्डियों का कचुम्बर बनेगा वह अलग, और वैसे भी आपको पता ही है कि बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती नहीं हैं आसानी से। कहकर सुहाना ने तिरछी स्माइल के साथ सुधा को देखा। सुधा के तो तन बदन में जैसे आग लग गई। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है बीवी? सीधा गोली से उड़ा देना ना, एक ही बार में काम तमाम। विक्रांत की सर्द आवाज़ वहां गूंजी। शिवानी आगे बढ़कर सुहाना से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विक्रांत की आवाज़ सुनकर वह वहीं रुक गई। उसने अपनी नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो रेलिंग से अपने दोनों हाथ टिकाए हुए विक्रांत जल्दी नज़रों से उसे ही घूर रहा था। विक्रांत के मुंह से सुहाना के लिए बीवी शब्द सुनकर सुधा और शिवानी दोनों ही हुक्की बुक्की रह गई और वही विक्रांत के तेवर देखकर उन दोनों को समझ गई कि अब उनकी खैर नहीं। विक्रांत अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले एक सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला, मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? सुधा बुआ और शिवानी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? और शिवानी, तुम अभी भी तुम इस घर की बहू बनने के सपने पाल बैठी हो, जबकि तुम जानती हो ना कि रेहान की शादी रूहानी से हो चुकी है। विक्रांत की बात सुनकर सुधा और शिवानी के मुंह में तो जैसे दही जम गया। वह समझ गई कि विक्रांत ने उनकी सारी बातें सुन ली। वही विक्रांत की बात सुनकर सुहाना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उन दोनों को घूरा और मन ही मन कहा, मतलब ये आइटम मेरे जीजू से शादी करने के सपने देख रही थी, इसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। चुड़ैल, लोमड़ी जैसे शक्ल वाली मेरी रूहानी की जगह लेगी। अब तक विक्रांत नीचे आ गया था और उसने सुहाना की कमर पकड़ उसे खुद की करीब करते हुए कहा, क्या सोच रही हो बीवी? इन गोलियों से भून देना चाहती हो या इनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने मोहल्ले के कुत्तों में बांटना चाहती हो? विक्रांत की बात सुनकर शिवानी और सुधा जैसे जम सी गई। शिवानी ने लार टपका गटकते हुए कहा, विक्रांत, वह हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारी बीवी है। हमें लगा कि यह घर की नौकरानी है, तो बस इसलिए थोड़ा गुस्सा कर दिया। तो विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा, तो इससे माफ़ी क्या तुम्हारे पुरखे आकर मांगेंगे? विक्रांत की बात सुनकर शिवानी ने हैरानी से विक्रांत को देखा और कहा, माफ़ी? तुम्हारी बीवी ने भी तो बहुत बदतमीजी की है ना मेरे साथ में, तो फिर उसे भी बोलो ना कि हमसे माफ़ी मांगे। विक्रांत कुछ कहने ही वाला था कि शिवानी उसे घूरते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वह सड़ी हुई माफ़ी, लेकिन अगर तुमने मुझसे कहीं ऐसे बदतमीजी से बात की ना तो बाय
बाय गॉड, मेरे हाथ में चप्पल होगी और तुम्हारा सिर होगा। मार मार ही गंजा कर दूंगी तुम्हें, लोमड़ी कहीं की, कहकर सुहाना ने विक्रांत का हाथ अपनी कमर से हटाया और वहां से चली गई। विक्रांत हैरानी से सुहाना को जाते हुए देखता रह गया। वही सुहाना की बातें सुनकर सुधा और शिवानी दोनों की हुक्की पुक्की रह गई। शिवानी ने तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां ही कस ली, क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। वह अपने पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। सुधा ने एक जलती हुई नज़र से विक्रांत को देखा और कहा, तुम तो यहाँ से चले गए थे ना विक्रांत, फिर तुम यहाँ क्यों लौट कर आए हो? सुधा बुआ की बात सुनकर विक्रांत ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, मैं यहाँ से कब जाऊँगा और कब आऊँगा यह डिसाइड करने वाली आप कोई नहीं होती हैं, और ना ही मेरे लिए आप इतनी मायने रखती हैं कि मैं आपको इसका जवाब दूं। आप खुद ही यहाँ से एक मेहमान की तरह हैं, तो बेहतर होगा मेहमान की तरह ही रहिए और परिवार के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, कहकर विक्रांत वहाँ से जाने ही लगा था। तभी सुधा बुआ ने तिरछी स्माइल के साथ विक्रांत से कहा, जिसे तुम अपनी बीवी कह रहे हो, क्या वह तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ जानती है विक्रांत? सुधा की बात सुनकर विक्रांत ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और उसकी तरफ पलटते हुए कहा, वह अतीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए सुहाना को वह बताना या ना बताना भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो सुधा बुआ ने एक बार फिर कुटिल हंसी के साथ कहा, और अगर कभी तुम्हारा सामना उससे दोबारा हुआ और वह दोबारा लौट कर इस घर में वापस आई, तब तो वह अतीत ना चाहते हुए भी तुम्हारी बीवी के सामने आएगा ना विक्रांत, तब तुम क्या करोगे? विक्रांत ने सुधा बुआ की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती है। मेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट दोनों सुहाना है और हमेशा वही रहेगी। और आपने अगर किसी भी तरह से गंदी चाल चलने की कोशिश की ना सुधा बुआ जी, तो याद रखना विक्रांत आज भी नहीं बदला है। कहते हुए उसकी आंखों के भाव एकदम खतरनाक हो गए, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो सुधा की पूरी बॉडी में भी डर की एक लहर दौड़ गई। फिर भी सुधा बुआ ने अपने मन की घबराहट को छुपाते हुए एक सातिर स्माइल के साथ कहा, यह तो वक्त ही बताएगा विक्रांत कि तुम्हारे अतीत की आंधी तुम्हारी शादी को तहस नहस करती है, या फिर तुम्हारा यह प्यार जिसका तुम दावा कर रहे हो वो उस आंधी के असर का बेअसर कर देता है। यह तो मैं भी देखना चाहूँगी, कहकर सुधा बुआ वहाँ से चली गई। सुधा की बातें सुनकर विक्रांत अब गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से से पास रखी हुई कांच के टेबल पर जोर से लात मारी, जिससे वो टेबल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। विक्रांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सुहाना का कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता, और अगर किसी ने मेरे और सुहाना के बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगा। सुहाना सिर्फ मेरी है और सारी ज़िंदगी उसे मेरे साथ ही रहना है। अगर वह खुद भी चाहेगी तब भी मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। यह सब कहते हुए विक्रांत के चेहरे पर एक जुनून नज़र आ रहा था। वीर इस वक्त रिहान के केबिन में बैठा हुआ उससे ऑफिस के किसी मैटर पर कुछ डिस्कस कर रहा था कि तभी विक्रांत केबिन का डोर ओपन कर अंदर आया। उसने एक नज़र रेहान की तरफ देखा और फिर से डेस्क पर एक पेन ड्राइव रखते हुए वीर से कहा, लो तुम्हारा काम हो गया। जो भी फुटेज इस सीसीटीवी कैमरे में डिलीट हुआ था वह सब इस पेन ड्राइव में है। अब कम से कम तुम्हारा ये आकड़ू दोस्त मुझे थैंक्स तो बोल ही सकता है ना। रेहान ने विक्रांत की तरफ घूर कर देखा, फिर उसकी नज़र वीर की तरफ गई जो आंखों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बोल देना थैंक्स, आखिर उसने इतना कुछ किया है तेरे लिए। रेहान ने भी चिढ़ते हुए विक्रांत से कहा, ठीक है थैंक यू कि तुमने इतना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। वैसे अपने मुंह से थैंक यू तुम ही मांग सकते हो। विक्रांत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए रेहान को घूरते हुए कहा, नहीं चाहिए ये तुम्हारा रूखा सूखा थैंक्स। बस यह समझ लो कि मैंने फैमिली मेम्बर होने का फ़र्ज निभाया है। अब चुपचाप से इस पेन ड्राइव को चेक कर लो, शायद तुम्हें कोई क्लू मिल जाए कि वह हरकत किसने की थी। कहकर विक्रांत वहाँ पर रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने फ़ोन में अपनी ईमेल चेक करने लगा। रेहान ने एक नज़र विक्रांत की तरफ देख अपना सर हिलाया और फिर पेन ड्राइव लैपटॉप पे लगा ली।
वीर ने भी अपनी चेयर रेहान के बगल में ही लगा ली। दोनों ही अब गौर से उस फुटेज को चेक कर रहे थे। रेहान अपनी पैनी नज़रों से एक एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। तभी उसकी नज़रों के सामने कुछ ऐसा आया कि उसका फेस गुस्से से डार्क हो गया। वही वीर की नज़रें हैरानी से बड़ी हो गई। फुटेज में साफ नज़र आ रहा था कि एक आदमी अपने चेहरे को कवर किए हुए बालकनी के जरिए उसके रूम में जा रहा था। वही कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और फुटेज देखी जो उसके फ्लोर की कॉरिडोर की थी, जहाँ पर एक लड़की अपना चेहरा दुपट्टे से कवर किए हुए दरवाजे को जोर से पीट रही थी। उस लड़की को देखकर वीर और रेहान को समझते देर नहीं लगा कि वह कौन थी, क्योंकि वो उस लड़की ने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसी ड्रेस में उन्होंने शिवानी को देखा था उस रात। वीर ने गुस्से से लैपटॉप पर चल रही फुटेज को घूरते हुए कहा, ये शिवानी तो बड़ी कमीनी निकली। इसका साफ मतलब है कि शिवानी उस आदमी का साथ दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवानी सुधा बुआ ने ही उस आदमी को घर पर बुलाया हो रूहानी को परेशान करने के लिए। रेहान कुछ कहने ही वाला था कि तभी विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाया और उस फुटेज को देखते हुए बोला, तुम लोग शिवानी और सुधा बुआ से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये अकड़ू दोस्त उन्हें घर पर रहने ही क्यों दे रहा है, जबकि वह अच्छे से जानता है कि शिवानी की नीयत इस घर पर कितनी खराब है। रेहान ने विक्रांत को घूरते हुए देखा और कहा, मेरा बस चलता तो दोनों को ही लात मारकर घर से बाहर निकाल देता। फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी सिगरेट्स जलाते हुए बोला, पर यह हमारे जो दादाश्री हैं ना, उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है अपनी सुधा बेटी के ऊपर। कभी कभी तो मन करता है दोनों के नाम की सुपारी दे दूं। कहते हुए रेहान ने सिगरेट का कस लिया। विक्रांत उसके सामने ही चेयर पे बैठते बोला, हाँ तो दे दो ना सुपारी, लाश ठिकाने लगाने में मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। वीर ने बत्ती से दिखाते हुए कहा, विक्रांत यह शुभ काम भी तुम ही कर दो ना। विक्रांत, वैसे भी तुम लोगों को दुनिया से ऐसे गायब करते हो जैसे वह कभी पैदा ही ना हुआ हो। ऐसे काम में तुम काफ़ी एक्सपर्ट हो, तो ऐसे ही माँ बेटी को भी गायब कर दो इस दुनिया से। विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और पूछा, तुम मुझे ताना मार रहे हो? वीर जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे टैलेंट की तारीफ कर रहा हूँ। तभी रेहान का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन रिसीव कर कान में लगाया तो सामने वाले की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसके मुंह से सर्द आवाज़ में कुछ चंद शब्द निकले, उठा लो उसे मैंसन में ले आओ। रेहान अपनी डेस्क से उठा और अपना कोट जो अपनी चेयर के पीछे की तरफ टांगा हुआ था उसे उठाया और पहनते हुए बोला, मैंसन चलो। वो कमीना पकड़ा गया, कहकर वो केबिन से बाहर निकल गया। वीर और विक्रांत दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ कहा, लगता है उन चुड़ैलों को निकालने का वक्त आ गया है। कहते हुए दोनों के ही फेस पर एक डेविली स्माइल आ गई। वो दोनों ही अपनी जगह से उठे और केबिन से बाहर निकल गए। राठौर मैंसन गार्डन एरिया में रेहान के आदमियों ने एक आदमी को घेरा हुआ था। वो रघु था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की गई है। वही सामने चेयर डाले तीनों मतलब रेहान, विक्रांत और वीर बैठे हुए उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी वहाँ घर के बाकी सभी सदस्य आ गए। दादी और दादाजी नफरत भरी नज़रों से रघु को घूर रहे थे। वही रूहानी और माहिरा उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी जान ही ले लेंगी। सुहाना उसे कन्फ्यूजन से देख रही थी, क्योंकि उसे रूहानी के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ पता नहीं था। वही सुधा और शिवानी ने जब रघु की ये हालत देखी तो उनकी हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें रघु की हालत पर तरस आ रहा था, बल्कि उन्हें तो ये डर खाए जा रहा था कि कहीं रघु सभी के सामने उन दोनों का नाम न बक दे। उन दोनों के चेहरे पर डर के भाव देख रेहान, विक्रांत और वीर को समझते देर नहीं लगी कि उनका शक सही था।
वही सुधा और शिवानी दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी हर हरकत को बड़ी गौर से देख रहा है। दरअसल रेहान के आदमी काफ़ी वक्त से रघु पर नज़र रखे हुए थे। रेहान को पहले दिन ही उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने वीर से कहा था कि उस पर नज़र रखने के लिए। जैसे ही रघु को पता चला कि वो शक के घेरे में आ गया और रेहान राठौर के आदमी उस पर नज़र रख रहे हैं, तो उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन रघु रोमियो धर लिए गए। सुहाना ने माहिरा के कान के पास धीरे से पूछा, ये आदमी कौन है जो टूटी फूटी हालत में फर्श पर बैठा हुआ है? माहिरा ने शॉर्ट में ही सारी कहानी सुहाना को बता दी, जिसे सुनकर सुहाना के अंदर की फूलन देवी एक्टिव मूड में आ गई। उसने आगे बढ़कर रेहान से कहा, जीजू थोड़ा सा हाथ साफ मैं भी कर लूँ इस कुत्ते के ऊपर। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूहानी के साथ बदतमीजी करने की। रेहान ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। तो बस फिर क्या था? सुहाना आगे बढ़ी क्योंकि रेहान ने उसे कह दिया था। फिर कुछ कदम रुक कर वापस आई और रूहानी का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, तो क्या यहाँ खड़ी खड़ी आंखों से ही भस्म करेगी उसे? चल 2-4 लात घूंसे तो भी जमा दे, आत्मा को ठंडक पड़ जाएगी। माहिरा भी उसके पीछे भागते हुए बोली, मैं भी आ रही हूँ। बड़े दिनों में किसी लफंगे की धुलाई नहीं की, आज वो अरमान भी पूरा कर लेते हैं। फिर तो वहां जाकर उन तीनों ने जो रघु की हालत खराब की। रेहान, विक्रांत और वीर तीनों ही आंखें फाड़े उन्हें देखते रहे। वहीं दादी खुश होते हुए चिल्ला रही थी, और पीटो मेरी शेरनियों, छोड़ना मत, एक लात मेरी तरफ से भी। वो तीनों कभी अपनी दादी को देखते तो कभी अपनी अपनी बीवियों को, जो अच्छी तरह से रघु को पटक पटक कर धो रही थी। सुहाना ने रघु के बालों को दोनों हाथों से पकड़ उसका सिर घुमाते हुए कहा, कमीने, शुअर की औलाद, खन खजूरे कहीं के, खुजली वाले कुत्ते, गोबर के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी रूहानी को परेशान करने की? मेरी चप्पल कहाँ है? आज तेरी वो हालत करूंगी कि तू अपनी बीवी के पास जाने से भी घबराएगा। कहकर सुहाना ने अपनी चप्पल उतारी और उसके सिर पर बरसानी शुरू कर दी। वहीं रूहानी ने उसे चप्पलों से मारते हुए कहा, गंदी नाली में तैरने वाले कीड़े, सड़े हुए अंडे, मेढक जैसी शकल वाले, तेरी आंखें फोड़कर तेरी हड्डियों का कचुम्बर बना दूंगी। हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में आकर मुझे डराने की? तेरे तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों में बांट दूंगी। वहीं माहिरा ने भी उनसे 2-4 लातें जमाते हुए कहा, तुम जैसे आदमी को तो बुलडोजर की आगे लिटाकर कम से कम 15-20 बार बुलडोजर उस पर चढ़ा देना चाहिए। तुझे तो तोप से उड़ा देना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, हाँ, तेरे सिर पर तो परमाणु बम गिराकर तुझे उड़ा देना चाहिए। वो तीनों और भी ना जाने क्या क्या गालियों से उसे नवाज रही थी। बेचारा रघु घसीटते हुए उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि उसे बचा लो, उसे चाहे गोली से उड़ा दो, लेकिन उन तीनों से बचा लो। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा रेंग कर आगे पहुंचता, सुहाना और माहिरा उसकी टांग पकड़कर उसे वापस वहीं खींच लेती और फिर से उस पर लात और घूंसे बरसाने लगी। सुहाना ने तो रघु के बालों का उजड़ा चमन ही बना दिया था। वहीं शिवानी और सुधा तो उन तीनों के इस रूप को देखकर थर थर कांप रही थी। उन्होंने तो इमेजिन भी कर लिया था कि अगर यह उन्हें पता चल गया कि यह सब किसके कहने पर हुआ है तो पक्का उन दोनों की हालत भी यही होने वाली थी। वहीं रेहान, विक्रांत और वीर अभी भी हैरानी से आंखें फाड़े उन तीनों को ही देखे जा रहे थे। विक्रांत ने खोए हुए अंदाज में कहा, हमें तो लगा था कि ये एक आध पापड़ मारकर वापस लौट आएंगी, पर इन्होंने तो सीधा हमला ही कर दिया। इतना तो हमारे आदमियों ने भी नहीं धोया होगा इसे जितना इन तीनों ने धो दिया है। वीर ने भी खोए हुए अंदाज में कहा, सही कहा, हमारी बीवियों में यह टैलेंट भी है, मुझे पता ही नहीं था। तभी मैं सोचूं यह माहिरा जब भी मुझे पिल्लू फेंक कर मारती है तो निशाना इतना सटीक कैसे लगता है। टैलेंटेड है मेरी बीवी। रेहान ने भी रूहानी का एक अलग ही रूप देखा था। वो भी उसी खोए हुए अंदाज में बोला, मेरी वाली भी इतनी डेंजरस हो सकती है, सोचा नहीं था। रेहान की बात सुनकर विक्रांत ने कहा, तुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि तेरी बीवी अपनी पर आ जाए ना तो सामने वाले को दिन में तारे दिखा दे। विक्रांत की बात सुनकर रेहान ने उसकी तरफ घूरते हुए पूछा, तुझे कैसे पता? विक्रांत कुछ कहता उससे पहले ही वीर हंसते हुए बोला, इसे नहीं पता तो किसे पता होगा। पहली मुलाकात में झापड़ मारकर दिन में तारे दिखा दिए थे रूहानी ने इसे। रेहान ने हैरानी से पहले विक्रांत को देखा। जिस विक्रांत से पूरा शहर खौफ जाता है उसको उसकी बीवी ने झापड़ मार दिया था, सोच कर ही रेहान ठहाका मार कर हंसने लगा। वहीं विक्रांत अब खा जाने वाली नजरों से वीर को घूर रहा था। वीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा,
ऐसे क्या दिख रहा है? क्या ये सच नहीं है? तू क्या समझता है? मुझे पता नहीं है। बोल, बोलना, सच है ना? विक्रांत ने दांत पीसते हुए कहा, सुबह ही तुमसे कहा था ना कि लोगों को गायब करने का टैलेंट है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ वह टैलेंट तुझ पर आजमा लूँ। बहुत दिन से किसी की जान नहीं ली मैंने वीर। आज मन कर रहा है अपना टैलेंट दिखाऊं, ताकि सुबह की ब्रेकिंग न्यूज यही बने कि मशहूर बिजनेस टाइकून वीरांश चौहान उर्फ वीर रातों रात गायब। ना उसकी लाश मिली और ना ही इनका कहीं कोई सुराग मिला। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। विक्रांत की बात सुनकर वीर, जो अभी तक हंस रहा था, एकदम से उसे खांसी आने लग गई। वहीं विक्रांत वीर की हालत देखकर तिरछा मुस्कुराया। रेहान ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें अपनी अपनी बीवियों को लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर सारा काम वही करेंगी तो हम क्या यहाँ बैठकर एक दूसरे की लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग करेंगे? कहकर रेहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूहानी को लेने के लिए आगे बढ़ गया। विक्रांत ने भी वीर की तरफ देखा और कहा, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ वीर, पहले जरा अपनी बीवी को उठाकर ले आओ। वीर ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर विक्रांत को देखा और कहा, छोड़ना यार, मजाक था। दोस्तों में तो मजाक चलती रहती है ना। चल अपनी अपनी बीवी को लेकर आते हैं। वीर ने थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा और उठकर माहिरा को लेने चला गया। तीनों ही जाकर अपनी अपनी बीवियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजाल है वह उन्हें छोड़ने को तैयार भी हो। उन्हें देख कर ही लग रहा था कि आज तो उस रघु का काम तमाम करके ही छोड़ेंगी। रूहानी, छोड़ो उसे, बस बहुत मार लिया, अब हम देख लेंगे। रेहान ने रूहानी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रूहानी बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो मुझे रेहान, आज तो मैं इसकी जान ही ले लूंगी। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में आने की? मेरे साथ बदतमीजी करेगा ये? सुहाना तो उसके बालों को छोड़ने की बिल्कुल मूड में नहीं थी। विक्रांत ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया था। अब वह हवा में ही अपने पैर चला रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथों में अभी भी रघु के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था। विक्रांत का एक हाथ सुहाना की कमर पर था तो दूसरा सुहाना के हाथ पर, जिससे वो उसके बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मजाल है जो सुहाना उसके बालों को छोड़ भी दे। वहीं वीर की हालत तो और बुरी हो गई थी। वह माहिरा को रघु से दूर करने की बराबर कोशिश कर रहा था, पर माहिरा गुस्से में इस वक्त काली माता का अवतार बनी हुई थी और इस बीच उसने एक दो पंच वीर के मुंह पर भी जड़ दिए थे, क्योंकि वीर बार बार बीच में आकर उसे डिस्टर्ब जो कर रहा था। वहीं सुधा और शिवानी की हालत तो और भी बदतर होती जा रही थी। उन्हें तो लगा था कि इसके बाद अब उन दोनों का ही नंबर है। और वहीं दादी दूर खड़ी अपनी बहुओं को चीयर अप कर रही थी, और मारो, छोड़ना मत, एक लात मेरी तरफ से, एक घूसा और मारो, उसके दांत तोड़ दो, नाच पीटे का सिर फोड़ दो। और दादाजी हैरानी से अपनी बीवी को देखे जा रहे थे। जब काफी मशक्कत के बाद तीनों ही अपनी बीवी को उठाकर दूर ले गए और अपने आदमियों को इशारा करके कह दिया कि ले जाओ इसे, तब दादी ने खुश होते हुए कहा, शाबाश मेरी शेरनियों, ऐसे लोगों को ऐसे ही मजा चखाया जाता है। वहीं रेहान, विक्रांत और वीर तीनों ही अपनी बीवियों को घूर रहे थे, क्योंकि तीनों को ही काफी मशक्कत करनी पड़ी थी अपनी बीवियों को उस रघु से दूर करने के लिए। वहीं वीर खाया जाने वाली नजरों से माहिरा को घूर रहा था, क्योंकि बेचारा अपनी बीवी के हाथों ही पिट जो चुका था। विक्रांत ने फेक स्माइल के साथ सुहाना से पूछा, सुकून मिल गया? सुहाना ने खुश होते हुए कहा, हाँ, आत्मा को अब जाकर ठंडक मिली। बड़े दिनों से किसी के ऊपर हाथ साफ तो नहीं किया था ना? रूहानी ने भी सुहाना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वाकई में सुहाना, मजा तो बहुत आया उसकी धुलाई करके। माहिरा मुंह बनाकर बोली, पर मुझे तो अभी और पीटना था उसे, इतनी जल्दी क्यों ले आए मुझे वीर? अपने दांत पीसते हुए वीर बोला, चुपचाप से यहीं खड़ी रहो माहिरा। उसके साथ साथ मुझ पर भी हाथ साफ कर लिया, सारा जबड़ा हिला के रख दिया मेरा। कहकर वीर अपने गाल पर हाथ रख उसे सहलाने लगा। वीर की हालत देखकर अब रेहान और विक्रांत दोनों को ही हंसी आ गई। रेहान विक्रांत को अपने ऊपर ऐसे हंसते हुए देख वीर ने दोनों को ही घूर कर देखा और कहा, अब मुझ पर ऐसे ही हंसते रहोगे या आगे का भी काम शुरू करना है? अभी और भी लोग हैं जिनकी सजा अभी बाकी है। कहते हुए वीर ने तिरछी नजरों से सुधा और शिवानी की तरफ देखा, जो डरी हुई नजरों से उन्हें ही देख रही थी। अब भी नजरें शिवानी और सुधा पर जाकर टिकी। दादी ने थोड़ी तीखी आवाज में उन दोनों से कहा, वहां दूर खड़ी क्या देख रही हो? इधर आओ, मुझे तुमसे जरा बात करनी है। दादी की बात सुनकर पहले तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। दादी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा,
हाँ, तो अब तुम कुछ कहना चाहोगी? क्योंकि उस रघु को इस घर में तुम ही लेकर आई थी ना सुधा, और तुमने ही सिफारिश की थी कि उसे यहाँ पर नौकरी पर रख लिया जाए। सुधा बेचारी वाली शकल बनाती हुई बोली, ताई जी, अब मैंने उसे गरीब समझकर उसकी मदद करने की कोशिश की थी। अब मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कुछ कर देगा। अब किसी के अंदर झांक कर तो कोई नहीं देख सकता ना कि कौन कैसा है। सुधा ये सब कुछ बोल पा रही थी क्योंकि उसे लगा कि रघु ने उसका नाम तो लिया ही नहीं, तो वो ये बहाना बनाकर साफ बच निकल जाएगी। अब रिहान, जो काफ़ी देर से एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सुधा और शिवानी को देख रहा था, उसने सुधा से पूछा, यही बात है ना बुआ जी? कोई और बात तो नहीं है ना? सुधा, जो थोड़ी बहुत इस बात से कॉन्फिडेंट थी, तो बोली, हाँ हाँ यही बात है। मुझे पता होता कि वो रघु ऐसा है तो मैं उसे इस घर में घुसने भी नहीं देती। अब विक्रांत ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, एक काम करते हैं, सभी अंदर चलकर तसल्ली से बात करते हैं, आप सभी को कुछ दिखाना भी है। विक्रांत की बात सुनकर सुधा और शिवानी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या दिखाने वाले हैं ये लोग हमें। सभी लोग अंदर हॉल में आ गए। रेहान ने एक नज़र सुधा और शिवानी की तरफ देखा और फिर रिमोट से प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चला दी जिसमें रघु चोरी छिपे बालकनी के रास्ते में रेहान के रूम में आया था। दूसरी फुटेज में शिवानी अपना चेहरा छिपाए दरवाजा पीट रही थी। इसी आवाज़ को सुनकर रघु रूम से भागा था, जैसा कि रूहानी ने बताया था। फुटेज में शिवानी ने कपड़ों को देख सभी को समझते देर नहीं लगी कि ये शिवानी ही है। अब सभी की नज़रें शिवानी पर थी। वहीं शिवानी तो फुटेज देखकर एकदम सदमे में ही आ गई थी। हाँ, तो शिवानी, क्या कहना चाहोगी इस फुटेज के बारे में? रिहान की आवाज़ सुनकर शिवानी अपनी होश में आई और रिहान की तरफ देखने लगी। नफरत वाली नज़रों से उसे ही घूर रहा था। उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, वो मैं जब तुम्हारे रूम से सामने से गुजर रही थी तो मुझे कुछ आवाज़ आई। मुझे लगा कि रूहानी किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए मैंने उससे पूछने के लिए डोर नॉक किया, लेकिन जब किसी ने डोर नहीं खोला तो मैं वहाँ से चली गई। दादी ने शिवानी से पूछा, जब मैंने तुम्हें रेहान के फ्लोर पर जाने से मना किया है तो तुम वहाँ क्या करने गई थी शिवानी? दादी की बात सुनकर शिवानी अब नजरें नीचे किए इधर उधर देखने लगी। तभी विक्रांत के सामने जाकर खड़ा हो गया उसके सामने और कहा, अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, अगर तुम्हें लगा था कि रूहानी किसी मुसीबत में है तो तुम्हें फैमिली में किसी को बताना चाहिए था ना? क्या तुमने बताया? शिवानी, अब शिवानी से कोई जवाब देते बन ही नहीं रहा था। सुधा को लगा कि अब दोनों ही फंस जाएंगी, तो उसने बात रुख मोड़ने के इरादे से झूठे आंसू बहाते हुए पूछा, ये आप सभी हाथ धोकर हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या कहना चाहते हैं कि हमने उस रघु से कहा था कि रूहानी के साथ ये सब करे? फिर दादाजी के पास जाकर बोली, देख रहे हैं ताऊ जी, इस घर की बेटी का कैसा अपमान किया जा रहा है। माना मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, पर मैंने हमेशा आपको और ताई जी को अपने माँ बाप की तरह ही माना है, पर इस घर के बच्चे मुझे कभी भी नहीं मानते, इसलिए मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहते हुए सुधा सोफे पर बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि उसके आंसू नहीं बह रहे थे, पर वो रो भरपूर रही थी। माहिरा ने धीरे से रूहानी और सुहाने से कहा, एक अक्सर तो इस बुआ को देना ही बनता है। रूहानी ने कहा, सही कह रही है माहिरा, ड्रामा तो देखो इसका। अब सुहाना बोली, रो तो ऐसे रही है जैसे इसकी लंका लुट गई हो। हाँ, सुड़फंखा कहीं की। तभी दादाजी बोले, सुधा बेटा, वो सिर्फ सवाल ही तो पूछ रहे हैं, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो रो क्यों रही हो? सीधा सीधा जवाब दे दो। दादी ने चिढ़ते हुए कहा, जवाब होगा तो देगी ना, जवाब ना देना पड़े इसलिए तो ये रोने का ड्रामा लगा रखा है। पर याद रख सुधा, ये पैतरे मुझ पर नहीं चलेंगे। रेहान अब सुधा बुआ के इस ड्रामे से इरिटेट हो गया था। उसने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, ये तो अब साबित हो ही जाएगा कि आप कितनी इस घर की हैं, अपनी है। कहकर उसने एक और फुटेज चला दी जिसमें रघु का वीडियो प्ले हो रहा था, जिसमें वो मान रहा था कि सारी साजिश सुधा और बुआ और शिवानी की थी। उन दोनों ने ही उसे यहाँ बुलाया था ताकि किसी तरह से वो रूहानी को यहाँ से ले जाए। उसी के साथ दूसरी वीडियो चलने लगी जिसमें शिवानी रघु से मिलने किसी सुनसान जगह पर गई थी। वो रघु पर चिल्ला रही थी, तुम्हें यहाँ किस लिए लाए थे कि जल्द से जल्द उसे यहाँ से गायब कर दो, लेकिन तू पता नहीं किस काम में बिजी हो। यहाँ से ले जाने के बाद तुम्हें उसके साथ जो कुछ भी करना है करो, उसे अपने पास रखो या बेच दो, मुझे परवाह नहीं। बस उसे इस घर से और मेरी रेहान की ज़िंदगी से दूर कर दो। एक बार वो रेहान की ज़िंदगी से दूर हो जाए, उसके बाद रेहान सिर्फ मेरा होगा। शिवानी ये सब बोली जा रही थी, पर उसे नहीं पता था कि रेहान के आदमी कब से रघु की पल पल की खबर रख रहे थे। उसे लगा कि इस सुनसान जगह वो रघु के साथ अकेली है, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ कोई और भी था जो दोनों को वीडियो बना रहा था। वीडियो देखकर सुधा और शिवानी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उनसे कुछ बोले नहीं
नहीं जा रहा था तभी एक जोरदार थप्पड़ शिवानी के मुंह पर आकर लगा, जिससे शिवानी का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। शिवानी ने चेहरा उठाकर देखा तो सामने रूहानी लाल शुष्क आंखों से उसे ही घूर रही थी। जब शिवानी को पता लगा कि रूहानी ने उस पर हाथ उठाया है तो अपने गाल पर हाथ रख गुस्से से उससे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ? शिवानी की बात पूरी होने से पहले ही रूहानी ने उसके दूसरे गाल पर भी जोर का थप्पड़ लगा दिया और कहा, ऐसे। शिवानी को रूहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उसकी जान ही ले ले। उसने रूहानी पर हाथ उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया उसी वक्त रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ते हुए कहा, डोंट इवन थिंक ऑफ टचिंग माई वाइफ अदरवाइज आई विल किल यू। कहते हुए रेहान ने उसे फर्श की तरफ धकेल दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे नफरत से घूर रहे थे। वहीं सुधा की हालत भी खराब हो रही थी क्योंकि उसका भांडा फूट चुका था। वो तो मन ही मन यह सोच कर डर रही थी कि पता नहीं अब उसकी क्या हालत होगी। वो अपने बचाव में एक और कोशिश करते हुए दादाजी से बोली, ताऊ जी हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से चले। सुधा की बात पूरी होने से पहले ही दादी ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर लगाए और कहा, इतना कुछ करने के बाद भी हमसे माफ़ी की उम्मीद कर रही हो सुधा? तुमसे बड़ा बेशरम मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस घर ने तुम्हें पनाह दी उसी घर का तुम बुरा चाह रही थी और इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती थी। सुधा दादी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो ताई जी, मैं अपने सभी किए की माफ़ी मांगती हूँ। आप कहें तो मैं रूहानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगी। तभी दादाजी गुस्से में बोले, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है सुधा, और गुनाह की सजा होती है, माफ़ी नहीं। फिर रेहान की तरफ देखते हुए बोले, रेहान अपने आदमी से कहो इन्हें ले जाएं और इन दोनों को इनके किए की कड़ी से कड़ी सजा दें। कहकर दादाजी अपने रूम की तरफ चले गए। रेहान ने अपने आदमी को इशारा किया तो उसके आदमी उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उससे पहले ही शिवानी भागकर रेहान के सीने से लगने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं रेहान, मुझे खुद से दूर मत करो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रेहान शिवानी के ऐसे चिपकने की कोशिश करने से इरिटेट हो रहा था। उसने झटके से उसे खुद से दूर धकेला और उस पर चिल्लाते हुए कहा, घिनाती है मुझे तुम जैसी लड़कियों से। और अपने आदमियों को देखते हुए बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो? ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। इनके साथ क्या करना है इसका फैसला मैं बाद में करूँगा। रेहान का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी दोनों को घसीटते हुए ले गए। वो दोनों चीखते हुए बार बार उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रही थी। उनके जाते ही दादी सोफे पर बैठ गई, पानी पिया और फिर गिलास रखते हुए कहा, मुझे पता होता कि ये दोनों आस्तीन का सांप है तो कभी इन्हें अपने घर में कदम रखने नहीं देती। माहिरा ने दादी के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दादी अब आप शांत हो जाइए, उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई ना, अब आप शांत। अब आप ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी बीपी बढ़ जाएगा। रूहानी भी दादी के पास आकर दूसरी साइड बैठते हुए बोली, हाँ आप प्लीज़ शांत हो जाइए दादी, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुहाना दादी के घुटनों के पास आकर बैठी और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ दादी, पता है नानी कहती है अंत भला तो सब भला। दादी ने प्यार से अपनी तीनों बहुओं की तरफ देखा और कहा, सही कह रही हो तुम तीनों, भला उन दोनों करम जलियों के पीछे मैं अपना खून क्यों जलाऊं? फिर प्यार से अपनी बहुओं के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे मेरे तीनों नालायक पोतों ने एक काम अच्छा किया है कि मेरे लिए बहुएं बहुत प्यारी ढूंढी है। रेहान, विक्रांत और भी जो सोफे पर बैठे हुए अपनी फ़ोन चेक कर रहे थे, दादी की बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगे, फिर अपना सिर ना में हिलाकर वापस अपने फ़ोन को देखने लगे। उन्हें पता था कि अगर इस वक्त उन्होंने दादी के सामने एक शब्द भी कहा तो दादी उनकी अच्छी खासी बेइज्जती करेंगी उनकी बीवियों के सामने, इसलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रात का वक्त रेहान रात को अपने रूम में आया तो उसकी नज़र बेड पर सोई हुई रूहानी पर गई, जो इस वक्त गधे घोड़े बेचकर बेसुध पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। रेहान ने उसे ऐसे सोते देख एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया, फिर चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और बेड पर जाकर पहले रूहानी को सही तरह से सुलाया और फिर उसके बगल में लेट गया। उसने रूहानी को कमर से पकड़कर अपनी और करीब कर लिया और उसकी गर्दन में अपना मुँह छिपाकर आंखें बंद कर ली। उसे रूहानी की बॉडी से आती भीनी भीनी खुशबू काफ़ी सुकून पहुंचा रही थी। अभी उसे आंखें बंद किए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे रूहानी की कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आई, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मेरे रेहान की तरफ देखा भी तो। रूहानी का बोलना सुनकर रेहान के होठों पर स्माइल आ गई। रूहानी कभी रेहान के खुलकर अपना हक उस पर नहीं जताती थी, लेकिन नींद में ही सही वो रेहान पर अपना हक जता रही थी। रेहान ने रूहानी के कान के पास धीरे से कहा, रूहानी, रेहान को कोई और लड़की देखे ये तुम्हें पसंद नहीं है क्या? रूहानी ने नींद में ही अपना सिर हाँ में हिलाया तो रेहान के फेस की स्माइल बड़ी हो गई। उसने एक बार फिर धीरे से पूछा, क्यों रूहानी, क्यों?
पसंद नहीं है, रूहानी ने धीरे से कहा। रेहान सिर्फ मेरा है। रूहानी की बात सुनकर रेहान ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ माहिरा ने वीर के गाल पर की सिकाई करने के लिए जैसे ही बर्फ उसके गाल पर रखे वीर की दर्द से सिसकारी निकल गई। माहिरा बेचारों वाली शक्ल बनाकर बोली, सॉरी वीर, शायद ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, अब आराम से करूँगी। फिर धीरे धीरे वीर के गालों की शिकाई करने लगी। माहिरा ने वीर के गाल पर शिकाई करते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की वीर? अब लगा अब लगा लेना खुद को चोट। वीर ने चढ़ते हुए कहा, चोट मैंने खुद को लगाई है या तुमने लगाई है मेरे गालों पर पंच मार कर? माहिरा ने कहा, अब इतनी बार सॉरी बोल तो चुकी हूँ, अब क्या सूली पर चढ़ाओगे? वीर ने चढ़ते हुए कहा, तुम्हें तो ढंग से मनाना भी नहीं आता माहिरा, सब कुछ मुझे यह सिखाना पड़ेगा? माहिरा ने कन्फ्यूजन से पूछा, क्या क्या सिखाना पड़ेगा वीर? वीर ने माहिरा के हाथ में आइस पैक लेकर उसे साइड टेबल पर रखा और उस पर झुकते हुए कहा, यही कि हस्बैंड वाइफ में सॉरी कैसे बोला जाता है। कहते हुए वीर पूरी तरह से माहिरा के ऊपर झुक गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। माहिरा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए वीर को देख रही थी। वो मन ही मन बोली, अभी तो इन्हें बड़ा दर्द हो रहा था, अब क्या सारा दर्द एक ही बार में खत्म हो गया? वीर जैसे माहिरा के मन की बात समझ गया था। उसने माहिरा की आंखों को बंद करते हुए कहा, मेरे दर्द का इलाज यही है, तुम्हारी गरीबी मेरे लिए हीलिंग का काम करती है। कहकर वो दोबारा माहिरा को किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत काफ़ी देर से सुहाना के रूम में आने का वेट कर रहा था, पर सुहाना थी उसका कहीं अता पता ही नहीं था। सुहाना का इतनी देर से वेट करने की वजह से अब विक्रांत को उस पर गुस्सा भी आने लगा था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और उसकी नज़र डोर पर गई, जहाँ से सुहाना उबासी लेते हुए अंदर आ रही थी। सुहाना ने एक नज़र विक्रांत की तरफ देखा और फिर बेड की तरफ जाते हुए कहा, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने तुम्हारा पिलो और ब्लैंकेट सोफे पर रख दिया है, फिर तुम क्यों नहीं सोए? विक्रांत ने हैरानी से सोफे की तरफ देखा तो वाकई में उसका पिलो और एक ब्लैंकेट उस पर रखा हुआ था। गुस्से में विक्रांत ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। फिर उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर सुहाना को घूरते हुए पूछा, तुमने मेरा पिलो और ब्लैंकेट सोफे पर क्यों रखा सुहाना? इतना बड़ा बेड हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं है क्या? सुहाना घुटनों के बल बेड पर बैठ गई और कहा, नहीं काफ़ी नहीं है, वैसे भी एक लड़का और एक लड़की एक ही बेड पर नहीं सो सकते, समझे? विक्रांत उसकी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए बोला, इडियट, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ एक ही बेड पर सोते हैं, समझी? सुहाना ने बत्ती से दिखाते हुए कहा, ओह मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या है ना, सुबह से इतना ड्रामा क्रिएट हो गया है, दिमाग से ये बात निकल ही गई कि 2 दिन पहले तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की शादी की है। विक्रांत सुहाना की और करीब आया और उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुम मुझे इनडायरेक्टली ताना दे रही हो सुहाना? सुहाना जानती हो ना मैं कौन हूँ? और सुहाना भी बेड पर खड़ी हो गई। अब वह विक्रांत से थोड़ी सी ऊंची लग रही थी। अब वो विक्रांत की तरफ अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, अच्छे से जानती हो मेरी ज़बरदस्ती के पति, मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश मत करना। और तुम भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सुहाना मिश्रा नाम है मेरा। कितनी खतरनाक हूँ इसका तुमने आज सुबह ही डेमो तो देख ही लिया होगा। बोले तो एक बार फिर से लाइव टेलीकास्ट दिखाऊं? कहते हुए सुहाना स्टाइल से अपना पंच विक्रांत को दिखाने लगी। सुहाना ओवर कॉन्फिडेंट में भूल ही गई कि वो किसे धमकी दे रही है। विक्रांत ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे लाइव टेलीकास्ट दिखाओगी कि सुहाना मिश्रा कितनी खतरनाक है? सुहाना ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल, और आइंदा से मुझसे बच के रहना क्योंकि मैं बहुत खतरनाक हूँ, समझे? अगर मुझे गुस्सा आ जाए ना तो मैं सामने वाले को छोड़ती नहीं हूँ। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कहकर सुहाना जैसे ही बेड पर बैठने वाली थी उससे पहले ही विक्रांत ने उसे अपने एक हाथ से पकड़कर कंधे पर बोरी की तरफ डाल दिया और उसे लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। विक्रांत ने ये इतनी जल्दी किया कि सुहाना को तो पहले समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन जब उसे समझ आया कि विक्रांत उसे बालकनी की तरफ ले जा रहा है तो वो विक्रांत के कंधे पर मुक्के मारते हुए बोली, क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे, मुझे बालकनी में लेकर क्यों जा रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि बालकनी में पूरी रात मैं बिताऊं? तो ऐसा नहीं होगा, यह कमरा जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, समझे? विक्रांत राजावत, उतारो मुझे नीचे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। विक्रांत ने उसे अपनी गोद में ले लिया और एकदम ब्राइडल स्टाइल में और फिर कहा, ठीक है उतारता हूँ ना, अच्छी तरह से नीचे। कहकर उसने उसे रेलिंग के बहुत करीब ले आया।
बोलो, उतारो नीचे। सुहाना ने दूसरी तरफ मुंह करके देखा तो वह समझ गई कि विक्रांत क्या करना चाहता है। वो एकदम से विक्रांत की गली से चिपक गई और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, नहीं 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 नहीं, मुझे नीचे मत उतारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। प्लीज मुझे मत गिराना, मेरी हड्डियां टूट जाएगी, मैं अपाहिज नहीं होना चाहती। कहते हुए सुहाना और भी ज्यादा विक्रांत से चिपकती जा रही थी। विक्रांत को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, 2-4 हड्डी टूट भी जाएगी तो क्या होगा, पर तुम्हारी जो ये जबान है ना, जो बिना सोचे समझे चलती रहती है, इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। सुहाना रुआसी होते हुए बोली, वो गलती से जबान फिसल गई, प्लीज इस बार माफ कर दो, बच्ची समझकर माफ कर दो, प्लीज प्लीज, मैं तो बहुत मासूम हूं ना, प्लीज प्लीज माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी ऐसा कुछ भी, मुझे गिराना मत यहाँ से। सुहाना ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और चेहरा विक्रांत के सीने में छिपाया हुआ था, पर विक्रांत भी मानने के मूड में था ही नहीं। उसने कहा, एक बार सबक तो मिलना ही चाहिए, जब तक 2-4 हड्डियां नहीं टूटती ना, तब तक तुम मेरी बात नहीं समझोगी, इसलिए अब जाओ एंजॉय करो। कहकर विक्रांत सुहाना को छोड़ दिया और सुहाना एकदम से चीखती हुई नीचे गिरी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह बालकनी से नहीं, अपने बेड पर गिरी है। सुहाना अपनी आंखें खोलकर हैरानी से इधर उधर देखा तो विक्रांत अपने हाथ बांधे उसे ही शरारती स्माइल के साथ देख रहा था। सुहाना ने अपना मुंह फुलाते हुए उसे देखा और कहा, तुमने यह सब जानबूझकर किया ना, मुझे परेशान करने के लिए। विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सबक देने के लिए। आइंदा से अगर तुमने अपनी एक छोटी सी जवान को ज़्यादा कष्ट दिया ना, तो अगली बार बेड पर नहीं, सीधा बालकनी से नीचे ही फेंकूंगा मैं। तुम्हारी 2-4 हड्डियां टूटे या फिर 10-15, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहकर विक्रांत उसकी दूसरी तरफ बेड पर आ गया। सुहाना अभी भी मुंह फुलाए उसे घूर रही थी। विक्रांत ने उसका हाथ खींचा और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब चुपचाप सो रही हो या फिर इस काम को पूरा कर दूं। सुहाना ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि यह इंसान साइको है और अगर सच्ची मुच्ची उसने फेंक दिया तो। सुहाना की आंखें बंद करते ही विक्रांत ने उसके माथे को किस किया और उसके बालों को सहलाने लगा और मन ही मन कहा, झल्ली, पर जो भी है मेरी है। सोचते हुए विक्रांत के होठों पर स्माइल आ गई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सुहाना ने अपनी आंखें खोली और विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच्ची मुच्ची मुझे यहाँ से फेंकने वाले थे? मैं अब दादी को सब बताऊंगी सुबह कि तुम कैसे उसकी प्यारी सी बहू को बालकनी से नीचे फेंकने की धमकी दे रहे थे। फिर देखना दादी कैसे तुम्हारी क्लास लगाती हैं। ठीक है, कह देना, पर अगर अभी तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। विक्रांत ने बिना अपनी आंखें खोले सुहाना को कसकर अपनी बाहों में भरती हुई कहा। सुहाना विक्रांत के कहने का मतलब समझ रही थी। उसने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली और इसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरा दिन, रेहान जो ब्रेकफास्ट करते वक्त अपने फ़ोन में आए मेल्स भी चेक कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई। कॉल किसी अननोन नंबर से आई थी तो रेहान ने कॉल रिसीव की और कान पर लगा लिया। लेकिन सामने वाले की बात सुनकर रेहान के फेस एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे। उसने एक नज़र विक्रांत की तरफ देखा जो अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी था। रेहान ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर रेहान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रेहान ने नैपकिन से अपने फेस को साफ किया और फिर अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, वीर और विक्रांत तुम दोनों ज़रा स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कहकर रेहान वहाँ से चला गया। विक्रांत और वीर दोनों ही एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है इसे। कुछ देर बाद रेहान स्टडी रूम की बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़ा हुआ था। उसे देख कर लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में है। उसके फेस एक्सप्रेशन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। उसे जब एहसास हुआ कि वीर और विक्रांत दोनों ही रूम में आ चुके हैं तो उसने पीछे मुड़कर दोनों की तरफ देखा। विक्रांत जाकर सोफे पर बैठ गया और वहीं वीर डेस्क के सामने खड़ी हुई चेयर पर बैठते हुए बोला, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी रेहान? ऐसी कोई बात तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे ना। रेहान ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही कहा, वो वापस आ रही है वीर, हमेशा हमेशा के लिए। कहकर रेहान ने विक्रांत की तरफ देखा और वीर की नज़रें भी विक्रांत की तरफ चली गई। विक्रांत का चेहरा इस वक्त बहुत ही डार्क हो गया था। विक्रांत के फेस से ही लग रहा था जैसे वह अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो सोफे से खड़ा हुआ और कहा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। कहकर वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। वीर और रेहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। वीर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम उसे मना
मना नहीं कर सकते हो यहाँ आने के लिए। तुम जानती हो ना उसके यहाँ आने से कितना कुछ खराब हो सकता है। रेहान ने भी एक गहरी सांस ली और कहा, वो यहाँ नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी वीर? हम लोगों के अलावा उसका है ही कौन, और इस वक्त उसे हम सबकी ज़रूरत है। तो वीर ने कहा, फिर विक्रांत, उसका क्या? वीर की बात सुनकर रेहान ने गहरी सोच में चला गया। शायद उसके पास भी वीर के सवाल का कोई जवाब नहीं था। विक्रांत गुस्से में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सुहाना उसके बगल में बैठे हुए अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, पर जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी सुहाना का ध्यान अपनी फ़ोन से हटकर विक्रांत की तरफ गया, जिसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। सुहाना ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो विक्रांत? गाड़ी की स्पीड कम करो। पर विक्रांत के कान में जैसे सुहाना की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। उसके जहन में तो अतीत की बातें घूम रही थी। फ्लैशबैक। एक 18 साल की लड़की जो देखने में किसी परी की तरह काफ़ी खूबसूरत थी। उसने एक नी लेंथ फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी उसके पास एक 21 साल का लड़का भागता हुआ आया और अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखकर हाँफने लगा। इस लड़के ने अपना सिर उठाकर कहा, आशु, तुम जिद करना कब बंद करोगी? इस लड़की का नाम था आशु। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, जब तक तुम मेरी सारी जिद पूरी करते रहोगे विक्रांत। जी हाँ, ये लड़का विक्रांत था। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, अब जल्दी से बताओ तुम वो लेकर आए जो मैंने तुमसे मंगवाया था। विक्रांत ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और काफ़ी सारी चॉकलेट निकाल कर उसके सामने बढ़ा दी। ये लो, जितनी खानी है खा लो, पर दादी को मत बताना वरना तुम्हारी वजह से एक बार फिर मुझे डांट पड़ेगी, विक्रांत ने कहा। आंसू ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू विक्रांत, तुम वाकई में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर जल्दी से चॉकलेट का रैपर खोल कर चॉकलेट का एक बाइट लेकर बोली, पर तुम एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लेते हो? दादी से कई बार तुमने डांट भी खाई, फिर भी मेरी हर विश पूरी करते हो। आंसू की बात पर विक्रांत मन ही मन कहा, बिकॉज आई लव यू आशु। विक्रांत। तभी विक्रांत के कान में सुहाना की चीख सुनाई दी, जिसे सुन विक्रांत अतीत से बाहर आया और झटके से गाड़ी रोक दी। उसने साफ नजरों से सुहाना की तरफ देखा, जो अपने चेहरे को हाथों में छिपाए रो रही थी, एक डर से बुरी तरह से कांप रही थी। सुहाना की हालत देखकर विक्रांत घबरा गया। उसने जल्दी से सुहाना को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। सुहाना उसके सीने से लगी रो रही थी। विक्रांत महसूस कर पा रहा था कि वो डर से कितना कांप रही है। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर प्यार से सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी। सुहाना ने अपना चेहरा ऊपर कर विक्रांत की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, मैं कब से कह रही थी कि गाड़ी की स्पीड कम करो, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। मुझे कितना डर लग रहा था। वो ट्रक एकदम से हमारी गाड़ी के सामने। कांपने की वजह से सुहाना की आवाज़ रूंध गई। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई और दोबारा रोने लगी। विक्रांत को अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उसे खुद की परवाह नहीं थी, उसे सुहाना की परवाह थी। वह सुहाना को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। सुहाना अब उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, यह सिर्फ विक्रांत का दिल ही जानता था। उसने मन ही मन कहा, मैं ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? अतीत की यादों में खोकर मैं अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। अब सुहाना ही मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर है, और अतीत की परछाई में कभी भी सुहाना पर या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर नहीं पड़ने दूंगा। उसने सुहाना को पानी पिलाया और उसके होंठों पर हल्की सी किस करने के बाद पूछा, नाउ यू फील बेटर? सुहाना ने हाँ में सिर हिलाया तो विक्रांत ने उसके बिखरे बालों को सही किया और वापस उसे उसकी सीट पर बैठा दिया। विक्रांत ने गहरी सांस ली और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा। रूहानी रेहान के साथ एक पार्टी अटेंड करने एक होटल गई हुई थी। दरअसल मीटिंग अटेंड करने के बाद दोनों लंच बाहर ही करने वाले थे। मीटिंग खत्म होने के बाद रेहान रूहानी को लेकर अपनी प्राइवेट रूम आ गया। दरअसल ये पूरा होटल ही राठौर इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता था और इस होटल के टॉप 3 फ्लोर रेहान, विक्रांत और वीर तीनों के लिए हमेशा बुक रहते थे। रेहान और विक्रांत के वैसे तो बिजनेस अलग अलग ही थे, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें वह दोनों ही पार्टनर थे, जिसमें यह कुछ होटल मॉल भी थे। इसमें विक्रांत और रेहान दोनों ही पार्टनर थे। राजावत फैमिली और राठौर फैमिली कई पीढ़ियों से बिजनेस पार्टनर रही थी। उनकी इस परंपरा को रेहान और विक्रांत दोनों ही आगे बढ़ा रहे थे। रेहान ने रूहानी के आगे मेन्यू रखते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो, कहकर वो अपने फ़ोन में देखने लगा। रूहानी ने मेन्यू को हाथ भी नहीं लगाया और वह रेहान को घूरने लगी। जब रेहान ने रूहानी की तरफ खुद पर महसूस की तो उसने फ़ोन पर से ध्यान हटाकर रूहानी की तरफ देखा और भौहें चढ़ाते हुए इशारे से पूछा, क्या ऐसे क्या देख रही हो? कुछ खाना नहीं है क्या, या फिर मुझे खाने का इरादा है? रूहानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगी। रेहान ने जब देखा कि रूहानी इसकी बात का जवाब देने की बजाय अपना फ़ोन देखने लगी तो उसे ये बात
ऐसे लगी जैसे रूहानी उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। उसने सीरियस वे में पूछा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? रूहानी ने अपनी नज़र फ़ोन से हटाई और कहा, तुम करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। रेहान समझ गया कि रूहानी क्या कहना चाहती है, इसलिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो कुछ देर पहले तक थोड़े सख्त हो गए थे वो अब नॉर्मल हो गए और उसने अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, तुम ये मुझे सीधे सीधे कह भी तो सकती थी ना। रूहानी ने भी अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ बातें ऐसे ही समझानी पड़ती है पतिदेव। फिर रेहान ने खाने का मेनू उठाया और रूहानी और अपनी पसंद का लंच करने के दौरान भी रेहान का ध्यान आज सुबह वाली कॉल पर ही था। उसने मन ही मन कहा, उसे समझना होगा कि अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए और बाकी सभी के लिए अच्छा होगा। दूसरा दिन रूहानी रेडी होकर रूम से बाहर जा ही रही थी कि तभी रेहान का फ़ोन जो बेड के साइड टेबल पर रखा था बजने लगा। रूहानी पहले तो कॉल को इग्नोर करके जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पर गया कि रेहान तो अभी वॉशरूम में है, उसे आने में शायद देर ना हो जाए और हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। ये सोचकर रूहानी ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पिक किया और कान से लगाकर कुछ कहने वाली थी कि तभी सामने से एक मीठी सी आवाज़ आई, हेलो रेहान, मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ रहे हो? रेहान को कहीं जाना था, इस बारे में उसने रूहानी को नहीं बताया था। रूहानी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रेहान ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कान पर लगाकर कहा, आशु, मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। कहकर रेहान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बॉल ड्राइव करने के लिए मिरर के सामने चला गया। रूहानी जो हैरानी से रेहान को देख रही थी, उसने रेहान से पूछा, रेहान ये कौन थी और तुमने ऐसे मेरे हाथ से फ़ोन क्यों ले लिया? रेहान ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा, तुम उसे नहीं जानती इसलिए मैंने फ़ोन ले लिया, अभी वो मेरा वेट कर रही है, तो बाकी की बात मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। कहकर रेहान ने जल्दी से रूहानी की फॉरहेड को किस किया और रूम से बाहर निकल गया। रूहानी ब्रेकफास्ट के लिए पूछने ही वाली थी लेकिन रेहान ने उसे मौका ही नहीं दिया। रूहानी इरिटेट होकर खुद से ही बोली, कौन थी ये जिसे लेने जाने की रेहान को इतनी जल्दी है कि मेरी बात भी नहीं सुनी? ज़रूर कोई खास होगी, तभी रेहान ने ड्राइवर को भेजने के बजाय खुद लेने गए हैं। आज संडे था इसलिए सभी आज घर पर ही थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। दादी ने जब रेहान को वहाँ नहीं देखा तो रूहानी से पूछा, रूहानी बेटा रेहान कहाँ है? आज तो संडे है ना? रूहानी जो नाश्ता कर रही थी वो दादी की तरफ देखते हुए बोली, दादी, सुबह किसी लड़के का फ़ोन आया था कि वो एयरपोर्ट पर रेहान का वेट कर रही है, तो रेहान उसे लेने गए हैं। रूहानी की बात सुनकर विक्रांत जो अपना फ़ोन देखते हुए नाश्ता कर रहा था उसके हाथ रुक गए। दादी ने पूछा, कौन लड़की? तभी वीर जो विक्रांत का एक्सप्रेशन देख रहा था वो गला साफ करते हुए बोला, दादी वो कुछ कहता तभी एक लड़की की मीठी सी आवाज़ उन सभी के कानों में आई, दादी। सभी की नज़रें उस तरफ चली गई जहाँ करीब 24 से 25 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। विक्रांत ने अभी भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, बाकी सभी की नज़रें उस लड़की पर टिकी हुई थी। वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर कन्फ्यूजन था तो कुछ के चेहरे पर खुशी के भाव। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। उसने इस वक्त एक अनारकली सूट पहना हुआ था और गले में दुपट्टा डाला हुआ था। उसके लंबे खूबसूरत बाल कमर तक थे। उस लड़की को देख दादी खुशी से अपनी चेयर से खड़ी हुई। आंसू, मेरी बच्ची, तुम आ गई। दादी खुशी से चहकते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।